हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। देखिए, आज की जो हमारी वीडियो एमए सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए जो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स इग्नू से कर रहे हैं, आज हमारी बुक का नाम है MGPE 11। इसको मानव सुरक्षा ही बोलते हैं। और आज मैं आपको 2018 का जून का सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर कराऊंगी। मैंने 19 का आपको क्वेश्चन पेपर कराया, पर उसमें सारे क्वेश्चंस नहीं कराए हैं। उसमें भी 3-4 क्वेश्चंस रहते हैं, वो मैं आज आपको करा दूंगी, क्योंकि उसके आंसर सही से मेरे को एक्यूरेट मिल नहीं रहे हैं, तो इसलिए मैं 2018 का करा देती हूँ आपको। और देखिए, इसमें भी कुछ क्वेश्चन सिमिलर है जो 19 में मैंने आपको करा दिए थे, तो वो मैं इसमें आपको नहीं कराऊंगी, आपको खाली क्वेश्चंस बता दूंगी। ये मैंने 2019 में भी है। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको किसी भी टॉपिक से या किसी भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो मेरे को कमेंट करके बता दीजिए। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव विकास और मानव सुरक्षा के अंतर्पृष्ठ को स्पष्ट कीजिए, उसके कार्य और समानात्मक क्षेत्र क्या हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको 2019 के क्वेश्चन पेपर में कराया कि मानव सुरक्षा और मानव विकास के बीच में अंतर क्या है। ये उसी से रिलेटेड है, पूरा वही आंसर है, तो आप इसको उसमें से कर सकते हैं। तो हम अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अपना। मानवीय सुरक्षा हेतु अभाव से स्वतंत्रता तथा भय से स्वतंत्रता की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है, टिप्पणी कीजिए। इसमें भय से जो मुक्ति है, ये मैंने आपको चैप्टर करवाया है, थर्ड उसी का ही क्वेश्चन है इसमें। तो इसमें होता है ना कि भय से मुक्ति जो होती है वो किस लिए ज़रूरी होती है। तो चलिए आंसर को स्टार्ट करते हैं। भय से मुक्ति बनाम अभाव से मुक्ति। देखिए, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसके जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के जो संकट है, उसको 7 श्रेणियों में बांटा गया है। और 7 श्रेणियों में इसलिए बांटा गया कि सबके ऊपर एक अलग से ध्यान दिया जा सके। अगर हम किसी चीज़ को बांट देते हैं तो एक पे हम ध्यान दे सकते हैं, एक पे सब पे। तो उससे क्या होता है कि इस सब का ध्यान आकर्षित होता है उस चीज़ पे। और फिर वो इसलिए भी किया गया है ताकि सभी को जो संसाधन है सही से मिल सके, ठीक है, सही से उनकी पहुँच वहाँ तक बन सके। तो इस एजेंडे को, जो मानव सुरक्षा का एजेंडा है, इसको कार्य में लाने के लिए कोशिश की गई है। और उसके बाद क्या हुआ कि 2 विचारधारा का उत्पन्न हुआ है। मतलब कि जब ये किया गया है, ये सब कि संयुक्त राष्ट्र में 7 विभाजित हुए हैं, फिर उस श्रेणी में बांटा गया, फिर उस पर सब पे ध्यान दिया गया, तो 2 विचारधारा उत्पन्न हुई है। एक तो है भय से मुक्ति और एक है अभाव से मुक्ति। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में बोला गया कि 1994 की जो रिपोर्ट थी, उसमें बोला गया कि जो भय से मुक्ति होती है, जो अभाव से मुक्ति होती है, दोनों पे ही ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। किंतु जो भी आपके पास संकट आते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, तो उसके जो कार्य होते हैं, उसके जो कार्यविधि होती है, सब पे ध्यान देना ज़रूरी है। तो हमारा पहला पॉइंट है भय से मुक्ति। देखिए, जो भय से मुक्ति है, उससे उसमें क्या होता है कि इंसान के ऊपर जो हिंसक होती है, या फिर इंसान किसी प्रकार का भय में रहता है, जैसे संघर्ष कहीं हो रहा है तो इंसान को भय रहता है कि मेरी सुरक्षा का क्या होगा, है ना, मैं अगर गरीब हूँ तो मेरे को कैसे सब चीज़ प्राप्त होगी। ये सब चीज़ें एक भय से मुक्ति में आती हैं, जिसके अंदर ये सब चीज़ें आती हैं कि जो गरीब राज्य है या फिर किसी की क्षमता कम है, तो उसको कैसे ठीक किया जाए, और जो असमानता फैली होती है देश में, उसको कैसे ठीक किया जाए। ये सब, और हिंसा के ऊपर ज़्यादातर ध्यान केंद्रित होता है कि हिंसा ना हो, क्योंकि हिंसा से क्या होता है कि जो लोग होते हैं, मानव होते हैं, उसके अंदर भय रहता है कि हाँ मैं, मतलब डर रहता है। भय से मुक्ति मतलब डर से मुक्ति आप बोल सकते हैं, कि उसके अंदर डर रहता है कि कहते हैं हिंसा हो रही है, ये सब चीज़ें हो रही है, तो मेरा क्या होगा, मैं कैसे सुरक्षित रहूँगा। तो ये सब चीज़ें इसमें आती है भय से मुक्ति में। और देखिए, अभाव से मुक्ति में क्या आती है, और भय से मुक्ति में देखिए कि जो शांति की स्थापना करना इसका मुख्य केंद्र होता है, कि जो आपात स्थिति होती है, संघर्ष होती है, उसका समाधान कैसा किया जाए, और जो शांति की स्थापना है उसको कैसे लाया जाए। और देखिए, अभाव से मुक्ति में क्या करते हैं कि उसके अंदर सारी सामग्री आती है, आपकी सारी जो भी चीज़ होती है, उस सब चीज़ों का दृष्टिकोण आता है। हमारे भय से मुक्ति में तो खाली हिंसा, ये सब चीज़ें आती हैं ना, पर तो जो अभाव से मुक्ति है, उसके अंदर आपके जो भी एजेंडे होते हैं बड़े बड़े, जैसे कि पर्यावरण को लेके हो गया, भूख को लेके हो गया, रोग को लेके हो गया, आपदाओं को लेके हो गया, ये सारी चीज़ अभाव से मुक्ति में भी आती हैं। क्योंकि इसमें कहना है कि जो ये भय से मुक्ति है, इसके अंदर खाली हिंसा है, पर जो अभाव से मुक्ति में ये सब चीज़ें आ रही है, ये सब और ज़्यादा भयानक होती हैं, हिंसा से भी ज़्यादा भयानक होती हैं। और अलग मतभेद है दोनों में, भय से मुक्ति और अभाव से मुक्ति में दोनों में मतभेद है, परंतु एक दूसरे के पूरक हैं। क्योंकि एक चीज़ को भी हम हटा दें तो दूसरी चीज़ वैसे ही सही नहीं है, तो एक दूसरे के पूरक हैं, एक सिक्के के 2 पहलू टाइप के।
और देखिए जो जापान है वहाँ की जो सरकार है भय से मुक्ति और अभाव से मुक्ति दोनों की जो विचारधारा वो अपनी विदेश नीति में अपनाती है। मतलब कि ये नहीं कि आप एक को अपनाओ और एक को छोड़ दो, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। तो जो जापान की सरकार है वो अपनी विदेश नीति में भय और अभाव दोनों से जो मुक्ति होती है दोनों की विचारधारा को अपनाती है। और जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वहाँ पे भी दोनों की विचारधारा को अपनाए जाते हैं। देखिए सूरेन पिट्सवान आसियान के वर्तमान सचिव हैं, वो बोलते हैं कि जो हॉब्सन है, लोक है, रूसो है और होम जैसे जो सिद्धांतकारी हैं, ये विचारक हैं सब, तो इन्होंने है ना राज्य संगठित के ऊपर ज़्यादा मतलब फोकस किया है कि राज्य कैसे संगठित रहे, उसके अंदर हिंसा ना हो, इन सब चीज़ों के ऊपर। परंतु जब 1994 में मानव विकास रिपोर्ट बनी तो उसके अंदर दोनों चीज़ के ऊपर ध्यान दिया गया। पहले एक पे ही दिया जाता था भय से मुक्ति, परंतु बाद में अब अभाव से मुक्ति पे भी दिया जाता है। 1994 की रिपोर्ट के बाद उसमें बोला गया कि जो भय से मुक्ति और जो अभाव से मुक्ति ये मानव की सुरक्षा की श्रेणी का अभिन्न अंग है। मतलब कि मानव की जो सुरक्षा ये दोनों ही उसका अभिन्न अंग है, एक को आप हटा नहीं सकते हैं। किंतु फिर भी ये विचार बार बार उत्पन्न होते हैं कि मानव की सुरक्षा के लिए बेहतर ढंग मतलब कैसे और बेहतर कर सकते हैं, जो मानव की सुरक्षा उसको और कैसे अच्छा कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जी किंग और सी मुरो। देखिए जो ये दोनों हैं ये बोलते हैं ये दोनों जो मानव सुरक्षा की परिभाषा है उसको सीमित करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें बोल रहे जो सामान्यकृत गरीबी होती है उसका मतलब अर्थ होता है कल्याण से, कि उनके क्षेत्र में किस प्रकार से कल्याण किया जाए। तो उनके इस वाले परिभाषा में अभाव से मुक्ति की वो दिखता है, मतलब कि दृष्टि दिखती है कि ये विचारक जो हैं ये अभाव से मुक्ति वाले को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। फिर ये आगे बोलते हैं कोई ठोस सबूत तो नहीं मिलता है कि ये अभाव से मुक्ति के ऊपर ही ज़्यादा अपना वो बल दे रहे हैं, परंतु इसको कहा जा सकता है खाली कि जी किंग और जो आपका सी मुरे अभाव से मुक्ति के ऊपर सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कैलोरीन थॉमसन। देखिए इनके अनुसार जो मानव सुरक्षा का अस्तित्व है उसमें क्या होता है कि मौलिक जो ज़रूरतें हैं वो पूरी होनी चाहिए, जो मौलिक वस्तु होती है वो पूरी होनी चाहिए और मानव को सम्मान मिलना ज़रूरी है कि उनको सम्मान मिले और समुदाय के अंदर उनको जीवन में अर्थपूर्ण जीवन हो और उसमें सहभागिता हो कि सब लोग साथ एक दूसरे के साथ रहें। और वो बोलते हैं कि विश्व का लोकतंत्र में विश्वास होना ज़रूरी है, कि जो विश्व है आपका वो लोकतंत्र पूर्ण हो, मतलब सब लोकतंत्र होना चाहिए उसमें सही से और उसमें विश्वास होना चाहिए। देखिए तो यही हमारा क्वेश्चन ही समाप्त होता है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समकालीन विश्व में गांधी जी के मानवीय सुरक्षा के ऊपर बताना है हमको। तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कल 2019 का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें करा दिए। उसका बाद है हिंसा से आप क्या समझते हैं, प्रत्यक्ष और संरचनात्मक हिंसा बताने, ये भी मैंने आपको 2019 के क्वेश्चन पेपर में करा दिए। तो प्लीज़ ये सब उसमें ज़रूर देख लेना आप। और मैंने इन सब के चैप्टर भी आपको करा रखे हैं, तो चैप्टर्स आप ज़रूर देखना सारे जितने भी मैंने आपको कराए हैं, 6-7 चैप्टर्स मैंने आपको कराए हैं, तो प्लीज़ वो देख लेना, वो इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका परिशुद्धि खेती। इसमें बताना जो परिशुद्धता खेती या कृषि होती है उसके बारे में बताना है। देखिए इसके अंदर क्या होता है कि कृषि से रिलेटेड इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से आप अपने कृषि को अच्छा बनाएं और औद्योगिक टाइप से बनाएं, और मतलब कि उसमें जो जल है, जो उर्वरक है, जो आपकी सिंचाई है, उसको किस प्रकार से आप अच्छा कर सकते हैं। उसमें अगर आप सही से ये सब चीज़ें करेंगे तो क्या होगा, उसकी जो खेती है वो अच्छी से होगी, जो फसल है वो जल्दी से उगेगी और अच्छी होएगी, जिसमें कि कोई कीटनाशक ना हो, कोई बीमारी ना हो फसलों में। तो वो सब चीज़ों का इसमें ध्यान दिया जाता है। और देखिए जो ग्रीन हाउस प्रणाली के अंतर्गत वायुमंडलीय जो आर्द्रता कुहाई सिंचाई होती है, इसका प्रयोग करके क्या होता है कि आपकी जो सिंचाई है उसको बनाए रखा जा सकता है और इसकी पैदावार को बढ़ाया जा सकता है। लगभग 100 से 150% अधिक उपज मतलब कि मिलती है इसमें। तो एक प्रौद्योगिकी का नाम है ये। प्रौद्योगिकी मतलब ऐसी तकनीक का यूज़ करना जिससे कि आपकी जो आपकी फसल है वो ज़्यादा से ज़्यादा उगे और जल्दी उगे, और जिससे कि उसमें कोई बीमारी ना हो, वो एकदम स्वच्छ हो। ये सब चीज़ें इसमें यूज़ करी जाती है जो प्रौद्योगिकी है। और इसके अंदर ये भी देखा जाता है कि जो उपज है उसकी गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए, उत्तम क्वालिटी की, मतलब हाई क्वालिटी की जो आपको फसल है, जो आप उत्पादन है वो अच्छा होना चाहिए। क्योंकि जो फसलें होती है वो नियंत्रित प्रणाली में उगाई जाती है। नियंत्रित प्रणाली की इसमें रख रखाव होता है, देखने वाले लोग होते हैं और नियंत्रित होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होती, कम में ही उगाई जाती है और अच्छी उगाई जाती है।
और वो जो कटाई अवधि होती है वो भी उर्वरक द्वारा बढ़ाई जा सकती है, कि जो आप कटाई करते हैं तो उसकी अवधि को भी कैसे बढ़ा सकते हैं, तो उर्वरक जो गिरते हैं उसमें उसके द्वारा। और बोले जो भारत है उसमें परिशुद्धता जो प्रणाली है उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और पंजाब जैसे राज्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। बोले परंपरागत जो हम कृषि करते थे तो उससे जो टमाटर का उत्पादन है वो 1 टन होता था, किंतु जब हम परिशुद्धता कृषि से करने लग गए तो उसमें वृद्धि हुई और कितना हो गया, 3.5 टन हो गया। तो देखिए कितना ज़्यादा बढ़ गया। और इसमें ना जो किसान होते हैं वो बताते हैं कि जो जल की ज़रूरत है वो 70% कम होगी। पहले समझ लीजिए आपको ज़्यादा जल लगता था तो इसमें जल भी कम लगता है, 70% कम हो गया। परंतु ये बता रहे हैं कि जो ग्रीन हाउस कृषि की जो लागत है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप जब परिशुद्धता से कृषि करते हैं तो इसमें ज़्यादा खर्चा होता है, इसमें ज़्यादा लागत लगती है। और किसके कंपेरिजन में, जो आपका परंपरागत है उसके कंपेयर में इसमें ज़्यादा लागत होती है। बोले कि इस जो परिशुद्धता कृषि इसमें क्या होता है कि आपके जो जलवायु परिवर्तन होता है उसके अकॉर्डिंग ही खेती होती है ना, कि जब ठंड आती है तो ठंडे वाले फल आते हैं, जो भी हैं आपके फ्रूट आते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग खेती होती है। तो इसमें परिशुद्धता में क्या होता है कि आप पूरे साल खेती कर सकते हैं बिना किसी जलवायु परिवर्तन के। अगर जलवायु जो परिवर्तन है उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता इस पर, आप उसके अकॉर्डिंग खेती कर सकते हैं इस वाली परिशुद्धता में। तो इसमें क्या होता है कि ये समझ लीजिए कि इसमें जो आपका वातावरण है उसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता, और जो किसानों को स्वास्थ्य से रिलेटेड जो स्वास्थ्य होता है उससे रिलेटेड भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और ये उपज को क्या कहते हैं ज़्यादा करती है, मतलब कि प्रणाली को बढ़ाती है, उपज को बढ़ाती है, और पर्यावरण को भी इससे कोई प्रदूषण नहीं फैलता। तो इसमें यही है कि इसमें नई नई टेक्निक जो टेक्नोलॉजी होती है उसका यूज़ किया जाता है और आपकी खेती को बढ़ाया जाता है नई नई उर्वरकों के साथ, मशीनों के साथ। और इसमें जलवायु का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आप किसी भी मौसम में कोई सी भी फसल उगा सकते हैं। तो इसमें बस इतना ही था कि परिशुद्धता में। आई होप आपको ये समझ आया। हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेंडर असमानता। इसको हम लिंग विकास और मानव सुरक्षा भी कह सकते हैं। देखिए जो जाति होती है, वर्ग, नस्ल और ये भाषा होती है, इसके आधार पर क्या होता है कि लोगों का शोषण और दमन किया जाता है ना, और उनके साथ सही से व्यवहार नहीं किया जाता। और फिर बताते हैं कि इसके संदर्भ में जो महिला है उसकी स्थिति तो और भी ज़्यादा खराब है, क्योंकि एक तो वो महिला है इसके कारण, और दूसरी वो विशिष्ट वर्ग जो निम्न वर्ग होता है, अगर उससे संबंध होगा उसका तो और ज़्यादा उसकी, तो इस पर दोहरी मतलब कि शोषण होता है जो महिला होते हैं। एक तो महिला होने के कारण, दूसरा वो किसी अगर कोई ऐसे वर्ग से में हुई है या ऐसे वर्ग से संबंध है जो मतलब निचला है, जिसको निचला बोलते हैं, गरीब है जो, तो और उसको ज़्यादा मार सहनी पड़ती है, ज़्यादा शोषण उसको सहना पड़ता है। देखिए जो विकास से रिलेटेड योजनाएं होती है, जो हमारी अच्छी अच्छी योजनाएं बनाते हैं, ठीक है, इन सब में जो महिला की भूमिका को इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता। उनका योगदान होता है हर एक चीज़ में, पर उनको इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता, ना उनको अप्रिशिएट किया जाता कि हाँ आपने अच्छा काम किया, आपको अप्रिशिएट किया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं किया जाता। वैसे तो देखिए संविधान में आपको पता है कि महिला, पुरुष और महिला को कितने सारे अधिकार मिले, इतने सारे आरक्षण मिले, परंतु व्यवहारिक रूप से जब देखा जाए तो ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। क्योंकि देखिए सैद्धांतिक रूप से तो सब चीज़ें मानती है संविधान ने, सब हर एक देश में हर एक संविधान ने महिला को अधिकार दिए हैं, अलग से आरक्षण दिए हैं, अलग से उनको हर एक चीज़ प्रोवाइड कराई है कि उनकी जो दशा है वो सुधर सके। परंतु व्यवहारिक दृष्टि से जब हम देखें तो अभी भी भेदभाव देखा जा सकता है। आप अपने घर में देख लीजिए, अपने पड़ोस में देख लीजिए, कहीं पर भी देख लीजिए, महिला और पुरुष को लेकर बहुत से भेदभाव आज भी हो रहे हैं। और देखिए जो आपका गरीबी है, पानी का अभाव होता है, स्वच्छता की कमी होती है, दूध की कमी होती है, ये सब चीज़ें पुरुषों को तो प्रभावित करती है, परंतु उससे ज़्यादा महिलाओं को प्रभावित करती हैं, क्योंकि महिलाओं को समाज में पुरुषों से ज़्यादा भूमिका निभानी होती है। जैसे पुरुष होता है वो समझ लीजिए काम पे से आते जाते हैं, बस इतनी उनकी भूमिका होगी, परंतु महिलाओं की इससे ज़्यादा भूमिका होती है। अगर वो जॉब पे जा रही है तो वो घर संभाल रही है, वो अगर वो माँ है तो बच्चों को संभाल रही है, पति को संभाल, तो उनकी भूमिका बहुत ज़्यादा होती है। तो ये सब चीज़ें उनको ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। देखिए ILO की रिपोर्ट के अनुसार जो महिला है वो पुरुषों से 2 गुने घंटे अधिक कार्य करती हैं, क्योंकि देखिए जो जेंट्स होते हैं, जो पुरुष होते हैं, उन लोगों का काम एक टाइम तक होता है कि हाँ सुबह गए 8 तक आ गए, उन लोगों का काम हो गया है, जो भी टाइमिंग होता है, परंतु महिला उनसे 2 गुना ज़्यादा कार्य करती है, घर का भी करती है, बाहर का भी करती है, सब जगह का उनको कार्य करना पड़ता है। और जबकि संपत्ति में महिलाओं को 1/10 भाग भी नहीं मिलता है। आप देखिए 1/10 भाग कितना कम होता है, वो भी उनको नहीं मिलता।
देखिए जो मानव सुरक्षा शिक्षा है और ये सहभागिता, ये सब महिला को सशक्तिकरण करने का प्रयास करे कि महिला मजबूत हो सके, उनके अंदर सशक्तिकरण हो सके, अपना कार्य सब मतलब आत्मनिर्भर हो सके। तो ये उसको सशक्तिकरण करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपको अच्छा समाज चाहिए, समृद्ध समाज चाहिए, तो उसके अंदर लिंग अनुपात होता है वो एकदम सही होना चाहिए। और लिंग समानता वो ज़्यादा ज़रूरी है कि लिंग समानता होगी तभी आपका समाज अच्छा बन पाएगा, समृद्ध बन पाएगा, उसमें अच्छे से विकास हो पाएगा। देखिए विकास के संदर्भ में देखा जाए तो आज के टाइम पे मानव विकास के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। जो नॉर्मल विकास होता है पूरे देश का, उसके संदर्भ में, उसकी तुलना में जो मानव विकास है उस पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। जो व्यक्ति उपभोग करता है उसके उत्पादन हो उस पर ज़्यादा ध्यान दिया गया कि जो व्यक्ति उपभोग करता है, जो जिनको ज़रूरत होती है चीज़ों की, जो भी उपभोक्ता है उन सबको ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है कि उनकी ज़रूरतें क्या हैं। देखिए जो NGP है उसमें जब वृद्धि होती है आपकी, तो उसमें क्या होता है कि वृद्धि किस टाइप की होती है, औद्योगिक को लेके, तकनीक को लेके, आपकी उन्नति स्वतंत्रता को लेके, ये सब चीज़ें उसमें आती हैं, ये सब विकास उसमें निर्भर करता है। सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, राजनीतिक और नागरिक अधिकार, विकास के क्रियाकलापों में सक्रियता, जो सार्वजनिक बहस है इसमें सहभागिता की स्वतंत्रता, इसमें कुछ अन्य निर्धारक हैं, ये बता रहे। देखिए जो NGP है उसमें तो आपकी तकनीकी होगी, स्वतंत्रता होगी, औद्योगिक, ये सब चीज़ों का विकास होता है और इस पे ही ये निर्भर करता है। परंतु जो मैंने दूसरी चीज़ आपको बताई, सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य, शिक्षा, अधिकार, राजनीतिक और ये सब जो चीज़ें बताइए ये अलग चीज़ पर डिपेंड करती है ना। तो इसमें बहस चल रही है। आगे देखिए, फिर जो मानव विकास है, जो मानव सुरक्षा, वो एक दूसरे पे निर्भर करती है, ये एक दूसरे से संबंधित हैं। मानव सुरक्षा में लोगों के कल्याण को लेके बात की जाती है, नहीं सॉरी, जो मानव सुरक्षा है, हाँ, मानव सुरक्षा में लोगों के जो कल्याण है उसको लेके बात की जाती है, जिससे मानव का विकास भी संभव हो सके। और मानव सुरक्षा में क्या होता है कि आर्थिक समृद्धि, ऐसे समान वितरण पर जोर दिया जाता है जिससे सभी लोगों को समान अवसर प्राप्त हो सके। असंतुलित विकास में असमानताएं जन्म लेती है। अगर आप असंतुलित विकास होगा, किसी का ज़्यादा विकास होगा, किसी का कम होगा, तो वह असमानताएं जन्म लेंगी, जो संघर्ष का कारण बनती है। जब असमानताएं होती है तो संघर्ष उत्पन्न होता है और जो विकास है उस पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ता है। देखिए गांधी जी ने मानव विकास और मानव सुरक्षा के ऊपर 3 समानताएं बताई हैं, वो इस प्रकार से हैं। बोले कि दोनों अवधारणा जो है वो जन केंद्रित है, दोनों के लिए ही जो मानव प्रमुख होता है, किंतु अंतिम उद्देश्य से, मध्यम उद्देश्य से नहीं। कि देखिए दोनों जो अवधारणा होती है वो तो जन केंद्रित है, ये पता है हमें, और जो कहते हैं मानव इसमें प्रमुख माना जाता है। परंतु इसमें क्या होता है कि दोनों का उद्देश्य तो सेम होता है, परंतु अंतिम में सेम होता है, क्योंकि लास्ट में दोनों का उद्देश्य सेम ही है कि हाँ मानव का कल्याण हो, परंतु मध्यम में क्या होता है कि दोनों का उद्देश्य अलग अलग होता है। एक सुरक्षा को लेकर बात करते हैं और एक विकास को लेकर बात करते हैं। आगे देखिए, दोनों मानव का सम्मान और उनकी वस्तुगत भौतिक समस्याओं का समाधान करते हैं कि मानव का सम्मान करना चाहिए और जो उनकी भौतिकगत समस्या है उसका समाधान किस प्रकार से हो। दोनों अवधारणाएं गरीबी व असमानता के व्यक्तिगत जो संवेदनशीलता का प्रमुख कारण मानती है कि गरीबी और असमानता क्या होती है, व्यक्ति की लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती है उसका कारण मानती है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य सुरक्षा के विभिन्न उपायों की चर्चा कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कल 2019 के क्वेश्चन पेपर में करा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रति गांधी के विचारों का उल्लेख कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रति गांधी के विचारों का विस्तृत वर्णन करना है। इसमें बताना है अंतर्राष्ट्रीय जो सहयोग है उसमें गांधी जी के विचार किस प्रकार से हैं। तो देखिए जो क्वेश्चन है ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में करा दिए। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 2 या पार्ट 1 में आपका ये क्वेश्चन होगा, तो ये क्वेश्चन भी आप उसमें से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव सुरक्षा के लिए विभिन्न निवारक उपायों की व्याख्या कीजिए। क्या ये सार्वभौमिक रूप से लागू किया जा सकता है? तो इसमें जो निवारक उपाय होते हैं वो बताने हैं। पहला पॉइंट है निवारक उपाय। देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय तथा पारदेशिक जो प्रणाली होती है उसका मुख्य कार्य क्या है कि निवारक उपाय उत्पन्न करने की क्षमता में विकास करना। कि जो निवारक उपाय होते हैं, किसी चीज़ का उपाय निकालना, उसके लिए उसकी क्षमताओं में वृद्धि करना कि जो हम उपाय करते हैं वो अच्छे से अच्छा और जल्दी से जल्दी हो सके। इसमें क्या होता है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ में जो दीर्घकालीन है और जो आपका आपातकालीन है, ये दोनों ही जो संघर्ष होते हैं उन्हों को रोकने से है। इसका मतलब कि इसके ऊपर
निवारक उपाय में क्या होता है कि एक ऐसी रणनीति बनानी होती है कि जिसमें कि आपके जो भी संघर्ष है उसको किस प्रकार से रोका जाए, तो ये सब इसमें आता है। साथ ही क्या होता है कि जो भय मुक्त विश्व होता है उसका लक्ष्य यह है कि इसको प्राप्त करना, कि पूरा जो समाज है, पूरा जो विश्व है वो भय से मुक्त हो, उसमें किसी भी प्रकार का भय ना हो, तो ऐसी रणनीति बनानी है। जो संयुक्त राष्ट्र है वो निवारक प्रक्रियाओं का आधार बनाता है कि किस प्रकार से निवारक होगा, उसकी प्रक्रिया को आधार बनाता है। जो संयुक्त राष्ट्र ने कई वर्षों के कार्यकाल का उसका अनुभव है कि जो सार्वभौमिक बल होते हैं किसी भी अन्य उपाय से अधिक प्रभावी है। जो सार्वभौमिक बल जिसके कि सब लोग साथ रहते हैं, सब लोग मिलके कुछ करते हैं, सार्वभौमिक जो बल होते हैं वो सबसे बड़ा उपाय है। आप किसी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अवपीड़क उपाय। देखिए अवपीड़ित उपाय में क्या होता है कि जो मानव सुरक्षा है वो मानव द्वारा ही, हस्तक्षेप के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। अगर आपको मानव को सुरक्षा प्रदान करनी है, मानव सुरक्षा चाहिए, तो मानव ही तो उसमें हस्तक्षेप करेगा। अगर मानव कुछ नहीं करेगा तो कुछ होगा ही नहीं, ठीक है, कि जनता को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ता है, ये समझ लीजिए। और बोले यदि सरकार या फिर कोई यदि राज्य सरकार विशाल जन समूह पे दबाव बनाती है कि जिसकी सरकार है या कोई सत्ता है वो अपनी जनता के ऊपर या समुदाय के ऊपर किसी प्रकार का दबाव बनाती है, उसका शोषण करती है, तो अंतर्राष्ट्रीय जो समुदाय होते हैं वो अवपीड़न उपाय का प्रयोग करके उसका निवारण करते हैं। कि अवपीड़न जो उपाय है उसका प्रयोग करते हैं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय। और फिर जिस राज्य में, जिस देश में ये प्रॉब्लम्स आ रही है कि जो सरकार है वो दबाव बना रही है जनता के ऊपर, तो उसका उपाय करके उसको सही कर देता है, समाधान कर देता है। और इसके लिए क्या किया जाता है कि प्रतिबंध और जो सैनिक बल है इस सब का प्रयोग भी किया जा सकता है इसके समाधान के लिए। और उदाहरण के तौर पे बता रहे जैसे कि आपका बोस्निया और कोसोवा जो है ये इसका उदाहरण है। और इसमें आगे बता रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र विश्व सम्मेलन में क्या हुआ कि शांति की स्थापना केवल बल प्रयोग से ही, मतलब कि उसका उपाय नहीं है कि आप बल प्रयोग करेंगे तो शांति की स्थापना हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ये बताते हैं कि शांति की स्थापना के लिए बल के प्रयोग तथा राजनीतिक परिस्थितियों के बीच संबंधों का विवेचन करना आवश्यक है। कि अगर आपको शांति लानी है, शांति की स्थापना करनी है, तो बल प्रयोग और जो राजनीतिक परिस्थितियाँ होती है दोनों के बीच में जो संबंध है उसको जानना जरूरी है। ये बोल कि जो राजनीतिक शांति है उसका निर्माण कैसे होता है कि इसमें बल प्रयोग से ज़्यादा परामर्श द्वारा इसका अच्छा निवारण है। कि देखिए अगर कोई राजनीतिक प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसमें बल प्रयोग ना करें, उसमें परामर्श करिए, उसमें बातचीत करिए कि दिक्कत क्या है, जिससे कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो इस पूरे क्वेश्चन में निवारण की बात हो रही है, उपाय की बात हो रही है कि किस उपाय से किस चीज़ को सॉल्व किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है जोखिम विश्लेषण। ये बोल रहे कि विकास नीतियाँ जो होती हैं और जो परियोजनाएं होती हैं उसका एक अन्य निवारक उपाय जोखिम विश्लेषण है। कि जो संघर्ष है उसके जो उत्तरदायी कारक हैं, कि जो संघर्ष किसके कारण हुआ है, उसका एक अन्य उपाय है जानकारी और जोखिम विश्लेषण की आवश्यकता होती है। कि आपको पूरी जानकारी हुई है कि ये संघर्ष किस लिए हुआ और उसके लिए एक विश्लेषण होता है जिसको हम जोखिम विश्लेषण बोलते हैं, उसकी आवश्यकता होती है। बोले कि जो मानव केंद्रित परिप्रेक्ष्य से सुरक्षित जो संगठन का विश्लेषण करते हैं कि मानव पे केंद्रित कोई अगर प्रॉब्लम्स हैं उसके जो सुरक्षा का अगर आप संगठन कर रहे हैं कि सुरक्षा किस प्रकार से जो संकट हैं आपके उसका अगर आप विश्लेषण कर रहे हैं तो ये जो जोखिम विश्लेषण है इसको आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं। और इसमें कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि आपका हो गया भोजन, जल, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब का संरक्षण होता है इसमें। ये सब की प्रॉब्लम्स को इसमें देखा जाता है कि इन सबको किस प्रकार से संरक्षण किया जा सके, तो आप जोखिम विश्लेषण से आप इसको देख सकते हैं। और बोले कि अन्य उपाय जो हैं वो विफल होने के बाद ही आप बल प्रयोग अंतिम रूप में प्रयोग कर सकते हैं। कि आपके सारे जो भी उपाय हैं वो सही से कामयाब ना हो तब लास्ट में आप बल का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका मानव प्राणी की संवेदनशीलता। देखिए संवेदनशीलता में क्या होता है कि इसमें मानव सुरक्षा के ऊपर ध्यान दिया जाता है कि उनको जो अवसर हैं वो सही से प्राप्त हो सके, उनको ऐसा वातावरण मिल सके जिसके अंदर वो अपना सुरक्षित भी रहे और अपना विकास भी कर सके। अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है इन सब चीज़ों में तो आपका जो मानव प्रणाली की संवेदनशीलता है इसके द्वारा इसका देखा जाता है कि क्या प्रॉब्लम है, तो संयोग किया जाता है कि जो मानव विकास है और जो आपका मानव सुरक्षा है ये सब
ठीक हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है राज्य गैर राज्य अभिकर्ता। देखिए इसमें क्या होता है कि जो आपके राज्य होते हैं उससे ज़्यादा जो गैर राज्य होते हैं, जिसको गैर सरकारी संगठन बोलते हैं, वो ज़्यादा प्रभावकारी भूमिका निभाते हैं कि मानव की सुरक्षा हो गई, उसका विकास हो गया। उसमें जो गैर सरकारी संगठन, जिसको NGO भी बोलते हैं, वो अच्छी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इसमें और अच्छे से कार्य भी करता है। और इसमें वो इस प्रकार से कार्य करता है कि नागरिक जो है उनको सही से उनका विकास हो सके, उनको सुरक्षा मिल सके, उनको अवसर मिल सके, तो उसके लिए उत्तरदायित्व वो निभाता है जो गैर सरकारी संगठन। आपने देखा ही होगा कि NGO किस प्रकार से जो गरीब लोग होते हैं, जो विकलांग होते हैं, महिलाएं होती हैं, उन सब के लिए किस प्रकार से वो करते हैं, अपना सपोर्ट करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, तो वो सब इसमें बताई गई है। नेक्स्ट पॉइंट है विकास एजेंसियां। देखिए इसमें क्या होता है कि सुरक्षा जब संघर्ष उत्पन्न होता है, उसके बाद जो विकास एजेंसियां होती हैं वो अपनी भूमिका निभाती हैं और इन संघर्ष को नियंत्रित करती हैं और सही दिशा में ले जाने का प्रयास करती हैं, लोगों का विकास करने में प्रयास करती हैं और सुधार करती हैं सब चीज़ों में, तो ये विकास एजेंसियां करती हैं। तो देखिए जो पूरा क्वेश्चन है आपका, इसमें मैंने इतने सारे जो पॉइंट पढ़े हैं, आप इसमें से अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप इसको लिखना। अगर आपको 5 नंबर का है तो 1-2 पॉइंट हटा देना जो आपको टफ लग रहे हैं, और अगर 10 नंबर का है तो पूरे लिख के आना जो भी हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय शासन प्रणाली के संबंध में सिद्धांतों का विकास, इसी का पॉइंट है। इसमें देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय शासन प्रणाली होती है उसके विकास के बारे में बताया जाता है कि सार्वभौमिक और सार्वजनिक जो होते हैं उसके निवारण के बारे में बताया जाता है कि इसका निवारण किस प्रकार से किया जाए। इसमें क्या होता है कि संधिवर्ता, समझौते, जो संधियां होती है, इसके द्वारा निवारण किया जाता है और जो संबंध होते हैं देशों के बीच में उसको सुधारा जाता है। ये प्रभावकारी भी सिद्ध होता है। आपने देखा होगा देशों के बीच में संधियां होती है, समझौते होते हैं, तो वो सब चीज़ें इसमें बताई जा रही हैं। तो देखिए क्वेश्चन हमारे यहीं समाप्त होते हैं। आई होप आपको समझ आया हो। नहीं आया हो तो आप प्लीज़ वीडियो को 1-2 बार वापस देखा कीजिए, जिससे कि आपको जो भी थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होती है वो दूर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैश्विक भूख सूचकांक। देखिए इसमें बताना है कि जो हमारी जो भूख रिलेटेड होती है, खाद्य सुरक्षा होती है, उसमें सूचकांक में भारत कहाँ पे आता है और क्या क्या उसमें प्रॉब्लम्स हैं, और ये सब चीज़ें बतानी है। देखिए बता रहे कि जो केंद्र है वो जो राज्य सरकार है, ये दोनों क्या करें कि जो खाद्य सुरक्षा होती है, खाद्य सामग्री होती है, उसको उपलब्ध करा रही है और जो रोजगार है इसमें वृद्धि कर रही है, ताकि जो गरीबी है वो कम हो सके और आपकी खाद्य सुरक्षा में वृद्धि हो सके, और उसका प्रयास कर रही है। परंतु उसके बाद भी क्या हुआ, जो भूखमरी है वो समाप्त नहीं हुई है। जो कैलोरी होती है जो लोगों को मिलनी चाहिए वो पूरी रूप से मिल नहीं पा रही है लोगों को। परंतु क्या हुआ है कि थोड़ा बहुत इसमें सुधार हुआ है पहले के अकॉर्डिंग, परंतु जो व्यापक जो पूरी समस्या है भूखमरी की वो समाप्त अभी भी नहीं हुई है। जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स होता है, जिसको भूमंडलीय भूख सूचकांक बोलते हैं, उसमें जो भारत की रैंकिंग आई है बहुत ही खराब आई है, क्योंकि 84 देश है टोटल, उसमें से भारत की रैंकिंग 68 है। इसका मतलब कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा भूखमरी है अभी। और इसी प्रकार से जो हमारे पड़ोसी देश हैं, जैसे कि चीन है, उसकी 5 रैंकिंग आई है, दक्षिण अफ्रीका की 14 रैंकिंग आई है, थाईलैंड की 28 आई है। ऐसे ही बता रहे हैं कि भारत की जो रैंकिंग है उसमें बहुत खराब आई है। आगे देखिए, तो इसी प्रकार से और भी रैंकिंग लिखी हुई है, वो आप पढ़ लेना, मैं पोस्ट कर दूंगी। तो इसका मतलब ये कि भारत की जो रैंकिंग इतनी खराब है, ये भारत के देश में इतनी समस्या है भूखमरी को लेके, तो इसमें भारत को और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जिससे कि ये जो खाद्य सुरक्षा ये सही हो सके, लोगों को खाने तक जो पहुँच है वो पहुँच सके। और अंतर्राष्ट्रीय जो अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्था है, उसमें जो वहाँ के अध्यक्ष हैं मिलियंस फैंड, उन्होंने भारत के लिए कुछ अच्छी चीज़ें भी बताई हैं, जैसे कि भारत में तो खाद्य सुरक्षा की प्रॉब्लम है, परंतु उसमें बोल रहे हैं कि भारत में कुछ अच्छी चीज़ें भी, जैसे कि परिवर्तन, जैसे शून्य जुताई जो होगी कि आप बहुत कम पैसा लेते हैं और जुताई होती है जो उसके ऊपर जो कृषि लोग करते हैं। उसके बाद है कृषि और विकासशील कुछ नेटवर्क के लिए भी सराहना की गई है, जो आपकी विकासशील जो हो रहा है देशों में जो नेटवर्किंग है उसके ऊपर सराहना की गई है। परंतु बता रहे फिर भी जो भूखे लोगों की संख्या है वो 200 मिलियन है, पूरे विश्व में सबसे अधिक है 200 मिलियन जो यहाँ पे भूखमरी है, जो भूखे लोगों की जनसंख्या है। तो ये आपका ये है। आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है भूमंडलीय भूख सूचकांक। देखिए भूमंडलीय भूख सूचकांक 2009 के अनुसार कि भारत की जो जनसंख्या है उसका 21% अल्प पोषित था, जिन्हों के पास खाने को सही से नहीं मिल रहा, अल्प पोषित था। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे 43% थे, जिन्हों का वजन
बहुत कम था, जिसको बोलते कुपोषण का शिकार वो सब थे। देखिए बताएं 2002 से 2007 के बीच में भारत में 5 वर्ष की आयु से जो कम बच्चे होते हैं, 5 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, उसकी मृत्यु दर भी बहुत ज़्यादा थी, 7.2% थी। देखिए राष्ट्रीय पोषण मॉनिटर ब्यूरो संरक्षण व राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य संरक्षण ने यह बताया है कि कुपोषण की जो घटनाएं हैं बहुत ही गंभीर है। 2000 से 2001 तक लगभग आधे बच्चे और 1/3 वयस्क अल्प पोषित थे। कुछ राज्यों में तो जैसे मध्य प्रदेश हो गया, आपका उड़ीसा हो गया, इसमें तो पोषण संबंधित जो समस्याएं थी वो और ज़्यादा गंभीर थी और इनमें कुछ सुधार भी नहीं हुआ है। और कुछ राज्य पोषण में सुरक्षा में वृद्धि हुई है, जहाँ पे कि पोषण की जो सुरक्षा है वहाँ पे वृद्धि हुई है। कुछ राज्य बता रहे हैं ऐसे। पूरे पोषण का अगर आपको सुधार करना है तो जो गर्भवती महिला होती है व दूध पिलाने वाली माताएं होती हैं, उनके छोटे बच्चों के विशेष प्रयत्न करने होंगे कि अगर आपको पोषण का सही करना है बच्चों के अंदर, तो उसमें जो ये महिलाएं हैं इन्हों को आपको सही से पोषण देना होगा, ताकि इन्हों के जो बच्चे हैं वो भी अच्छे से उन्हों को पोषण मिल सके। तो ये सब चीज़ें इसमें बता रहे हैं। होप आपको ये समझ आया। ये यहीं समाप्त होता है क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में नव कार्यात्मकता। देखिए इसको नव प्रकार्यवाद भी बोलते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग होता है कि एक अन्य संरचना के रूप में विकास हुआ है इसका। इसमें क्या होता है कि अत्यधिक औद्योगिकरण के बढ़ने से जो समाज में जो समस्या उत्पन्न हुई है उसका समाधान अकेले राज्य तो उठा नहीं सकता, तो उसके लिए इसका संगठन इसका बनाया गया है ताकि ये लोगों की हेल्प कर सके, हर एक राज्य की सरकार की हेल्प कर सके और समस्याओं का समाधान भी कर सके। और देखिए क्या करता है कि सहकारी जो प्रबंध होते हैं उसके पश्चात क्या होता है, जो प्रकारात्मकवाद होते हैं उसके क्षेत्रों में विस्तार करता है और राजनीतिक के विषयों में अगर कोई भी समस्या आती है तो उसको सुलझाता है और अपनी प्रक्रिया को आरंभ करता है। जो नव प्रक्रियावाद है ये संकल्पना राजनीतिक जो अभिकर्ता होते हैं उनकी समस्याओं का समाधान करता है और उनकी जो ज़रूरतें होती हैं उनको पूरा करता है, और जो संस्थागत प्रावधान होते हैं उनको एक साथ मिलाता है, निर्णय और उसमें प्रक्रिया में निर्णायक भूमिका निभाता है। मतलब कि सब प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, इसमें यही है। और विशेषकर जो राजनीतिक से रिलेटेड हो गया, जो सहकारी और सरकारी इन सब चीज़ों से रिलेटेड हो गया, उन सब में ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो देखिए हमारे क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं, बट मेरे को आपको एक क्वेश्चन बताना था जिसका आंसर बहुत लेंथी है और मैं सोचूं कि उसका मैं आपको चैप्टर करा दूँ। वो चैप्टर से आपका पहले क्वेश्चन बता दें। तो क्वेश्चन है सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं, भारत में सीमांत बच्चों की सशक्तिकरण की विभिन्न रणनीतियाँ बताइए। तो देखिए जो ये क्वेश्चन है आपका, इसका एक पूरा चैप्टर है कि सशक्तिकरण के ऊपर है, वो सीमांतवादी सशक्तिकरण महिलाओं के ऊपर है, इसमें बच्चों के ऊपर है और जो पीड़ित लोग होते हैं उनके ऊपर, ये पूरा एक चैप्टर है और ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, आपका 11th चैप्टर है। तो अगर आप इसको खुद से पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि देखिए चैप्टर बहुत लेंथी है, मैंने देखा ये चैप्टर बहुत लेंथी है, तो इसमें आप कुछ पॉइंट पढ़ लेना अगर आपके पास बुक हो गया कोई भी। टफ नहीं है, चैप्टर बहुत ईजी है, क्योंकि इसमें सीमांतीकरण क्या होता है, सशक्तिकरण क्या होता है, और जो भारत में जो बाल मजदूरी होती है उसकी समस्या के ऊपर बात की गई है, महिलाओं की समस्या के ऊपर बात की गई है। मतलब बहुत कॉमन टॉपिक है और बहुत अच्छा टॉपिक है, परंतु ये कुछ लेंथी टॉपिक है तो मैं इसको कवर कराऊंगी तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में प्लीज़ इस वीडियो के में बताना, इस वीडियो को देखने के बाद, कि आपको 11th चैप्टर में कराऊँ या फिर आप खुद से कर लोगे या फिर इसके एक क्वेश्चन मैं आपको कॉमन करवा दूँ, ताकि आपके पेपर में आ जाए तो आप कुछ तो लिख के आओ, क्योंकि मेरे को पता है इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पक्का आएगा, क्योंकि ये कॉमन जो चैप्टर्स होते हैं इससे रिलेटेड पेपर में ज़रूर पूछा जाता है। तो आप मेरे को बता देना कमेंट बॉक्स में कि क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग फिर मैं इसकी वीडियो बनाऊँ या फिर आप पढ़ लोगे, क्योंकि वीडियो अगर मैं चैप्टर की बनाऊँगी तो बहुत लेंथी बन जाएगी, या फिर मैं आपको एक कॉमन टॉपिक कराती हूँ। जो टॉपिक है इसका वो भी लेंथी है, एक जो टॉपिक ही आपका समझ लीजिए जो आपका पूछा जाए सशक्तिकरण क्या था, उसी में आपके 2 पेज का, मतलब कि पूरे पेज का 1.5 पेज का तो एक वही टॉपिक है, फिर इसलिए आप इसको पढ़ सकते हैं तो अच्छी बात है, पढ़ के आप शॉर्ट में समझ सकते हैं क्या है, या फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। आप मेरे को पहले कमेंट करोगे तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि क्या करना है। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और देखिए मैंने 2019 का जो बनाया है प्लीज़ उसको पक्का कर लेना, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए वो सारे कर लेना और आज की वीडियो कर लेना। और 2019 के अभी भी 3-4 क्वेश्चन रहते हैं, उसको मैं देखती हूँ कि क्या करना है, क्योंकि वो क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो मेरे को सही से मिल नहीं रहे हैं एग्जैक्ट जो होते हैं, इसलिए तो मैं आपको या तो फिर चैप्टर बता दूंगी, आप उस चैप्टर में से वो क्वेश्चंस कर लेना, या फिर जो भी कर सकते हो, या फिर जो भी चीज़ है आप
मेरे को वो भी कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। और हाँ स्टूडेंट्स, एक बात याद है, कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी 2019 की, तो उसमें डबल साउंड आ रहा था, मैंने उसको सुना, तो प्लीज़ उसके लिए मेरे को क्षमा करना। तो मैंने अब वापस से उसको रीअपलोड करी है, उसमें अब साउंड उन सब चीज़ ओके हैं, तो आप उसको वापस से देख सकते हैं और समझ सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर मैंने सही से सब क्वेश्चन जो उसको समझाए हैं अच्छे से, ताकि आपको समझ आ जाए और पढ़ना भी ना पड़े। और वीडियो जब आपको एक बार से नहीं समझ आती, आपको लगता है कि कुछ ये बहुत शॉर्ट है, ये मेरे को पेपर में मैं कैसे लिखूंगा पूरा इसके बारे में, तो आप उसको 2-3 बार सुना कीजिए, जिससे कि आप उसके बारे में और बना के लिख सकें। मेरे को कुछ स्टूडेंट्स का कल कमेंट आया, मैम क्वेश्चंस आते थे, ऐसे मेरे को कुछ स्टूडेंट्स का आए हैं कि मैम क्वेश्चंस तो आते थे परंतु लिखने में टाइम निकल गया। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको बहुत दिन पहले से मैंने 1-2-3 वीडियो इसके ऊपर बना दी आपके लिए कि वॉच लेना ज़रूरी है। वॉच अगर लगी हुई है आपकी क्लास में तो आपको लिख के प्रैक्टिस करना भी आपको मैंने बताया था कि वो करो, जिससे कि आपके सारे क्वेश्चन कवर हो सके, आपके कोई क्वेश्चन छूटे ना। और एक क्वेश्चन में इतना टाइम मत लगाओ कि आपके पीछे के क्वेश्चन छूट जाए, क्योंकि देखिए 10-10 नंबर के क्वेश्चन आए थे, अगर आपने 4 क्वेश्चन कर लिए, एक क्वेश्चन छोड़ दिया, तो इसका मतलब आपके 40 में से ही नंबर आएंगे, और वो भी पूरे नहीं आएंगे 40, क्योंकि 40 में 40 नंबर का क्वेश्चन करें तो 40 नहीं देते वो पूरे, उसमें आधे ही मिलते हैं। तो इसलिए अगर आप पूरा क्वेश्चन करोगे तो आप उम्मीद लगा सकते हो कि हाँ फिर उसमें से नंबर आएंगे। अगर आप छोड़ ही दोगे तो जाहिर सी बात है पूरे नंबर आपके कट जाएंगे वो। तो प्लीज़ आप सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करिए, चाहे आप छोटा आंसर लिख के आइए। 50 वर्ड्स बहुत ज़्यादा नहीं होते, आप 3 पेज आपको भरने होते, 3 से 4 कि आगे पीछे के काउंट करके बता रही हो, आगे का 1 पीछे का 2, फिर तीसरा भर दो बस। और उसमें भी निष्कर्ष भूमिका तो बहुत ईजी होती है, सेम लिख दो, थोड़ा बहुत अलग कर दो और बीच के पॉइंट लिख दो कुछ, तो कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, आपका टाइम भी बच जाएगा और ये जल्दी हो जाते हैं ये सब चीज़ें। और ज़्यादा पेज आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है, जिससे क्या होगा कि आपके सारे क्वेश्चन अच्छे से अटैम्प्ट हो पाएंगे। क्योंकि मेरे जो कज़न्स हैं, जो मेरे रिलेटिव देखते हैं, उन्होंने भी यही प्रॉब्लम बताई कि टाइम जो है वो कम पड़ गया। देखिए टाइम कम नहीं पड़ा है, टाइम उतने का उतना ही है। पहले 3 घंटे का आता था, 2 घंटे का है, पहले 20 नंबर का क्वेश्चन होता था, अब 10 नंबर का है। कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, बस आपकी लिखने की जो हैबिट है वो छूट गई, आपने लिखा नहीं है। और दूसरी बात, आप क्या कहते हैं, एक क्वेश्चन को करते तो उसी में ही लग जाते हैं, सोचने लग जाते हैं और क्या लिखे। आप उसको छोड़ दीजिए, जितना आ रहा है उतना छोड़ दीजिए, दूसरा करिए, ताकि आपके सारे क्वेश्चन तो कवर हो सके और मार्क्स आपको मिल सके। नहीं तो आप क्वेश्चन छोड़ देंगे तो आपके वैसे पूरे मार्क्स कट जाएंगे, तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको किसी और टॉपिक से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा। और जो आपको मैंने आज MGP 11 कराई, इसके सारे चैप्टर करना आपके लिए ज़रूरी है, जितने भी मैंने कराए हैं। और आपके 2019, 18 ये सब आपको करना है। उसके अलावा फिर कुछ और होता है तो मैं आपको वीडियो बना के बता दूँगी। तो चलिए बाय बाय।